नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान, कोई भी सफाई कर्मी सीवर चैम्बर में नहीं उतरेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लिया सफाई कर्मियों का हाल। राजस्थान हाईकोर्ट ने गैंगस्टर राजू ठेहट को दी 20 दिन की पैरोल। राज्य सरकार ने जताई थी आपत्ति, कहा था हो सकती है गैंग वॉर। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेल परिषद का एक कोच कोरोना पॉजिटिव, खिलाड़ियों को क्वारंटीन किए जाने पर हो रहा है विचार। जोधपुर के सबसे बड़े जनाना हॉस्पिटल उम्मेद अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया। अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाने का आरोप, जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारी की सीवर में उतरकर मौत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मियों को सीवर लाइन में उतरने को मजबूर नहीं किया जाए। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सफाई कर्मचारियों का हालचाल लिया, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर जिला कलेक्टर, नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। उनसे कहा कि जो भी साधन संसाधन उपकरण चाहिए वो खरीदे जाएं। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय बोरा जी। संजय जी, तो यहाँ पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, बड़ी राहत सफाई कर्मचारियों के लिए, और जो है उन्हें उतारा ना जाए सीवेज में, ये बात कही है। साथ ही नए उपकरण संसाधन जो भी है वो सब लाने की भी बात कही गई है। आकांक्षा, ये बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से लोग सीवेज में उतरते हैं, ड्रेनेज में जाते हैं। पूरा उनका जो हम लोग उसकी गंद से ही इतना दूर रहना चाहते हैं, उन लोगों को उस गंदगी के भीतर उतरना पड़ता है, और उसकी वजह से राज्य में कई बार मौतें भी हुई हैं, तो क्योंकि अंदर बहुत जहरीली गैसें होती हैं। अभी जब कोरोना का मसला है तब ये मामला उठा कि इन लोगों के पास कोई सफाई उपकरण नहीं है। पहले भी उठे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादा मुखरता से उठा है। तो ये तय किया गया कि इन लोगों को सीवेज में ना उतारा जाए और इसकी जगह ऑटोमेटिक मशीनें काम में ली जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी इसमें वक्त लगेगा। ये आदेश है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगेगा। जी संजय जी, जैसा कि आपने बोला कि आदेश है, इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वक्त लगेगा, तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही कितना इसमें लागत लग सकती है सरकार की ओर से? देखिए, सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो तो ये है कि आप इनको ग्लव्स और मास्क, जूते वगैरह दें। वो तो सबसे बेसिक ज़रूरत है, ताकि उनको गंदगी को हाथ में लाने ना पड़े। लेकिन जहाँ तक ड्रेनेज या सीवेज को साफ़ करने की बात है, उसके लिए तो ऑटोमेटिक मशीनें चाहिए। अब वो मशीनों की कॉस्ट वगैरह का मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी महंगी आती हैं। और अगर हम अकेले जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 20 से 30 मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मुख्यमंत्री का इरादा है कि पूरे राज्य में ऐसा एक भी कोई कर्मचारी सीवरेज में नहीं उतरना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में मशीनों की ज़रूरत होगी। उसके लिए बजट एलोकेशन करना होगा, और सबसे बड़ी बात कि ये मशीनें मेरे ख्याल से बाहर से आएंगी, इनको आयात करना होगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, इनको सीवेज में उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी संजय जी, साथ में ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने कहा कि मशीनें बाहर से आएंगी, और अगर फैसला दे दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं किसी भी कर्मचारी को नहीं उतारना है, तो अब ऑप्शन क्या है इसके अलावा, और कितनी मुश्किलें यहाँ पे सरकार इसको लेकर फेस कर सकती है? देखिए, ऑप्शन तो अब इसमें यही है कि वो लोग आमतौर पर डोलची वगैरह इस्तेमाल करके उसी तरीके से साफ कर सकते हैं। और कोई रास्ता अभी समझ में आ नहीं रहा है कि अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कोई मैनुअल, अगर ड्रेनेज की सफाई होनी है, सीवेज की सफाई होनी है, तो और क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। ये मतलब ये तो अधिकारी जानते हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर आपके पास और मशीन नहीं है तो फिर आप कैसे उनकी सफाई करेंगे। जी संजय जी, ये भी एक और चीज़ जो यहाँ पर समझना चाहूँगी वो ये कि पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि राजस्थान बड़ा राज्य है, कई ज़िले हैं, सभी जगह पे इस पूरी योजना को इम्प्लीमेंट करने में कितना वक्त आपके हिसाब से सरकार को लग जाएगा?
देखिए, अगर होना चाहे तो ये काम 6 महीने में भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं मालूम है कि बाहर से कोई भी चीज़ आयात करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि कोरोना का काल है, बहुत सी चीज़ों पर पाबंदियां हैं आने जाने में, कार्गो की। तो ये कार्गो में आप कब और कितना समय लगेगा उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन उससे भी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास आर्थिक रिसोर्सेज नहीं है। सरकार की जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 90% रेवेन्यू जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो ऐसे में सरकार इसके लिए कहाँ से पैसा लाएगी, कैसे जुटाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल रह जाता है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। उधर राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगे सफाई कर्मियों की सुध ली है। कोर्ट ने सफाई पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स वगैरह मुहैया कराने के मामले में राज्य सरकार को एडिशनल एफिडेविट पेश करने के आदेश दिए हैं। मुकुल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि WHO और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं। उधर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना विवाह समारोह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी विवाह समारोह में शामिल होता है और उस समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल हैं तो कर्मचारी को उसकी जानकारी संबंधित उपखंड अधिकारी को देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में कोरोना के असर और बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ये फैसला किया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर्स को इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। उधर राजस्थान का राजपूत समाज सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उसका आरोप है कि कहने को तो सीबीआई एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। 3 साल पहले जिस आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, उस प्रकरण के बाद हुए उपद्रव से जुड़ी एक एफआईआर की जांच उस वक्त की बीजेपी सरकार ने सीबीआई को चुपके से दे दी। राजपूत समाज का दावा है कि जिन लोगों का इसमें नाम है उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड ने गिरिराज सिंह लोटवाड़ा से खास बातचीत की है। मेरे साथ हैं राजपूत सभा के जो अध्यक्ष हैं गिरिराज सिंह लोटवाड़ा। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या उनको सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है आपको सर? देखिए, सीबीआई जांच जो है पूरी तरह राजनीतिक दबाव में पेश की गई है। जो भी इन्होंने चार्जशीट पेश की है इसको पूर्णतः राजनीतिक दबाव में पेश की है। दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें मुख्य चीज़ ये है कि हमारा जो MOU सरकार के साथ हुआ था 18 जुलाई को हुआ था, और उस MOU में कहीं भी ऐसा नहीं था कि आनंदपाल की जो 190 नंबर की FIR थी, उसके अलावा एक 238 नंबर की FIR सुरेंद्र के जो गोली लगी, सिर्फ ये 2 FIR है सीबीआई से जांच कराए जाने का MOU हुआ था। शेष जितनी FIR थी उन सबको विड्रॉ करने की बात तय हुई थी, लेकिन सरकार अपने जो तय किया हुआ एजेंडा था उससे बाहर जाकर के 6 महीने बाद जो है इन्होंने ये 115 नंबर की FIR इसको सीबीआई को भेज दिया बिना हमारे प्रसंज्ञान में लिए हुए। दूसरी चीज़, सीबीआई ने जो ये जांच करने के बाद जो ये चार्जशीट लगाई है, इसमें उन लोगों तक के नाम है जो वहाँ उपस्थित भी नहीं थे 12 तारीख को, या जो लोग पूरे टाइम जो है वो डीजी के साथ बैठे हुए थे, पुलिस के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। उस उपद्रव को और रोकने के लिए, उपद्रव को पूर्णतः कंट्रोल करने के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया था, आपने उनको भी अपराधी बना दिया। यानी ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो न्याय मांगने गए थे उनको आपने अपराधी घोषित कर दिया, और जिसमें न्याय मांगने की बात थी उसमें आपने क्लीन चिट दे दी। क्या आप जितने भी लोगों को मुलजिम बनाया गया है, आपको और बाकी सभी को, क्या उनको आपको लीगल नोटिस मिला? क्या आप इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, अभी तक तो मैं आपको बताऊं, जहां तक लीगल एस्पेक्ट आता है हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। हमने केवल मीडिया के माध्यम से हमको पता लगा कि ऐसी चार्जशीट पेश हुई है, इसलिए हमें सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता लगा। अब जाँच इसकी दोबारा करें या इसको, इस जो 115 नंबर है इसको तो मैं कहता हूँ इसको ड्रॉप करना चाहिए इनको, क्योंकि उनसे ये उस तत्कालीन सरकार से हमारा ये MOU साइन हुआ था कि जितनी FIR हैं वो सब विड्रॉ होंगी, और 190 नंबर की FIR की जांच जो है वो करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये गिरिराज सिंह लोटवाड़ा जी, इनका कहना है कि सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उसका इन्होंने पूरा उल्लंघन किया है। समझौते में यह बात थी कि जो आनंदपाल का एनकाउंटर की एफआईआर है सिर्फ उसी की सीबीआई जांच करनी है, बाकी जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है उन सबको विड्रॉल किया जाएगा, यानी कि रद्द किया जाएगा। उसके बावजूद भी चुपके से 6 महीने बाद एक और एफआईआर जो वहाँ पर उपद्रव हुआ था उस एफआईआर को भी सीबीआई जाँच के लिए दे दिया। ये केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने राजपूत समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हम रुक करेंगे संजय जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर राजपूत समाज सीबीआई पर बड़े सवाल यहाँ पर और गंभीर सवाल उठा रहा है और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है, केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। आकांक्षा, देखिए राजस्थान में पिछले कुछ समय से एनकाउंटर को लेकर के राजनीति बहुत गर्म रही है और यहाँ पर जाट और राजपूत दो प्रमुख समुदाय हैं जो कि पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं। तो आमतौर पर राजपूत समाज को बीजेपी का ट्रेडिशनल सपोर्ट वोट बैंक माना जाता था और जाटों को कांग्रेस का। तो दारा सिंह थे जो कि जाट समुदाय से आता था, उनका एनकाउंटर हुआ, उस समय काफ़ी हंगामा हुआ और अभी भी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद उनके अंतिम संस्कार के समय और उसके बाद वहाँ पर उनके गांव में काफ़ी हिंसा हुई और उस हिंसा को लेकर के इन राजपूत समाज के कुछ नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था। राजपूत समाज के नेताओं का कहना था कि आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी है, उसकी जांच कीजिए। लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसा कि गिरिराज सिंह लोटवाड़ा बता रहे हैं, उन्होंने आनंदपाल के एनकाउंटर के साथ साथ इन लोगों के जो खिलाफ जो हिंसा का मामला दर्ज हुआ उसकी भी सीबीआई को जांच दे दी और उनका ये जो एमओयू हुआ था उसका ये उल्लंघन मानते हैं। आपको इस बारे में एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि राजपूत समाज ने, जो कि परंपरागत वोटर था बीजेपी का, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में खुलकर बीजेपी का विरोध किया था और ये कहा था कि उनको वोट नहीं देना चाहिए। तो ये जातिगत राजनीति जो है वो बिल्कुल सिरे से उलट गई है। बीजेपी अब जाटों को अपनी तरफ खींचना चाह रही है और उसको लगता है कि वो ज्यादा, चूंकि नंबर संख्या बल उनके पास ज्यादा है और वो ज्यादा आर्थिक रूप से प्रभावशाली हैं, तो उनको अपने पाले में किया जाए। जी संजय जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर राज्य सरकार की ओर से दी गई दलीलों के बावजूद राजू ठेहट को राजस्थान हाईकोर्ट ने पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने गैंगस्टर ठेहट को पैरोल देने की अनुशंसा करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि ठेहट के जेल से बाहर आने से गैंग वॉर हो सकती है। वहीं सीकर पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में भी आशंका जाहिर की गई थी कि राजू ठेहट को पैरोल पर रिहा करने से उसके दुश्मन आपसी रंजिश के चलते बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गैंगस्टर के वकीलों के तर्कों से सहमत होते हुए 20 दिन की रेगुलर पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320.
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है। इसी वजह से राजस्थान पर्यटन विकास निगम की आय भी पिछले 4 महीने से बंद हो गई है। इसका खामियाजा पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। आरटीडीसी यूनियन के अध्यक्ष तेज सिंह राठौड़ का कहना है कि कई कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जिन्हें 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तेज सिंह राठौड़ का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से आरटीडीसी के कर्मचारियों के परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। जो मार सबके ज़्यादा पड़ी है वो पर्यटन व्यवसाय पे पड़ी है। पूरे 3 महीने से हमारे होटल बिल्कुल खाली पड़े हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की बुकिंग खत्म हो गई। जो एडवांस बुकिंग जो अगले साल के लिए होनी चाहिए थी वो भी लगातार बंद पड़ी है। उसके बावजूद सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सहायता अभी तक हमें नहीं मिली, जिसके कारण से 3 महीने से 5 महीने का वेतन कर्मचारियों का रुका पड़ा है। और आप खुद जानते हैं महंगाई के ज़माने के अंदर 3 महीने कर्मचारी किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर पाता है। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी राजस्थान पर्यटन विकास निगम को भी पैकेज दे, जिससे वहाँ के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हो सके। आरटीडीसी कर्मचारी यूनियन से हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं तेज सिंह राठौड़ इस पूरे मुद्दे पर। तेज सिंह जी, 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिली है। क्या आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश की? क्या रिस्पांस आया है और आगे क्या आपकी रणनीति नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? हमने मैम सरकार को लेटर लिखा था, हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को भी हमने लेटर दिया था, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जल्दी सैलरी की व्यवस्था कर देंगे। अब इसी दौरान उनका ट्रांसफर हो गया, ना हमारे यहाँ कोई नया एमडी लगे, ना कोई हमारे यहाँ नए हमारे डायरेक्टर लगे, ना चेयरमैन लगे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारा जो वेतन का मामला है वो तो बिल्कुल ही खटाई में पड़ता दिख रहा है। कोई सुनने वाला इस परिस्थिति में है नहीं। जी तेज सिंह जी, कितने कर्मचारी लगभग इससे प्रभावित हुए होंगे जिनकी सैलरी, जिनकी तनख्वाह रुकी गई है पिछले 3 से 4 महीनों के दरमियान? ये 400-500 कर्मचारी है मैम जिनको ये वेतन का मामला है। कुछ तो रिवर्स डेपुटेशन पे चले गए, कुछ 400-500 कर्मचारी जिनको वेतन नहीं मिला मैम। जी तेज सिंह जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने पत्र लिखा था सरकार को, अधिकारियों को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे आप लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आपकी सैलरी वापस से मिलना शुरू हो जाए? अब तो अनलॉक भी शुरू हो गया है, पर्यटन भी जो स्थल हैं वो खुल चुके हैं। नहीं मैम, पर्यटन वो स्थल तो खुल चुके हैं जब, लेकिन टूरिस्ट अभी थोड़ी आएगा। जब तक बुकिंग शुरू नहीं होगी, जब तक टूरिस्टों का फ्लो नहीं होगा, फ्लाइट्स नहीं चालू होंगी, ट्रेन रेगुलर नहीं होंगी, तब तक कोई टूरिस्ट आने की संभावना तो बहुत कम है। और रही बात हमारे कुछ करने की, तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सरकार धरने पे बैठने की परमिशन दे। वो परमिशन हमें मिल नहीं रही। तो यदि निश्चित रूप से यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम सीट के ऊपर ही बैठे आमरण अनशन शुरू करेंगे। भूख हड़ताल करेंगे कि भाई राजस्थान की सरकार तनख्वाह नहीं देगी तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम भूख हड़ताल करेंगे और राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि वो हमें वेतन का भुगतान करे। तेज सिंह जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में तैनात खेल परिषद का एक कोच कोरोना पॉजिटिव मिला है। कहा जा रहा है कि कोच स्टेडियम के अफसरों और कर्मचारियों से भी मिल चुका है। ऐसे में कई खिलाड़ियों और अफसरों के भी संक्रमित होने का खतरा है। अब खिलाड़ी और अधिकारी कोरोना संक्रमित होने के खतरे को लेकर परेशान हो रहे हैं। कई खिलाड़ियों अधिकारियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं स्टेडियम को अभी तक बंद नहीं किया गया है, सिर्फ बैडमिंटन हॉल को बंद किया गया है। अब कोच के संपर्क में आए खिलाड़ियों को होम क्वारंटीन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में अब सभी खिलाड़ियों की जानकारी जुटाकर उनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सुर्खियों में रहने वाले जोधपुर शहर के सबसे बड़े जनाना हॉस्पिटल उम्मेद अस्पताल में एक बार फिर भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आनन फानन में मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उम्मेद हॉस्पिटल में भर्ती नागौर के खोडवा गांव की 4 साल की मासूम बच्ची कविता समेत 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया था। मामला का खुलासा होने के बाद उम्मेद हॉस्पिटल अधीक्षक रंजना देसाई ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला मेरे सामने कल शाम को लाया गया था और नॉर्मली इस तरह का होता नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी डेट की मेडिसिन, सारी जो दवाएं दी जाती हैं वो उनकी एक्सपायरी डेट चेक की जाती है लगाने से पहले। पर ये बात पता चलने के बाद मैंने एक बार इसके लिए इंक्वायरी बैठा दी, कमेटी बैठा दी, जो मुझे ये बताए कि ये क्यों चढ़ गई, किस तरीके से, किस स्तर पे लापरवाही हुई है। यदि ऐसी कोई लापरवाही हुई है तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हैं जयपुर से। रामस्वरूप, तो बड़ी लापरवाही यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन की देखने को मिली है, जहाँ पे 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया है। देखिए, लापरवाही ये बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने देखा कि जोधपुर में ही कुछ समय पहले कुछ प्रसूताओं को भी इस तरह का जो पुराना ग्लूकोज और एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज, साथ में फंगस लगा हुआ ग्लूकोज लगाया था, तो कई प्रसूताओं की मौत भी हो गई थी। हालांकि इस जो घटना हुई है, ये लापरवाही हुई है, इसमें किसी बच्चे की भी जान नहीं गई है और बच्चों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ी और गंभीर लापरवाही है कि किसी अस्पताल में जो है एक्सपायरी डेट के ग्लूकोज लगाए जाते हैं जहाँ जिनमें फंगस लगी हुई होती है। तो ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक लापरवाही का एक नमूना है। अगर किसी बच्चे की जान चली जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इस तरह की शिकायत और जानकारी सामने आने के बाद में अस्पताल प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे ही इस कमेटी की जाँच की रिपोर्ट पूरी आएगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार सुबह की रिपोर्ट में 99 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें सबसे ज्यादा केस भरतपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर में कुल 24 नए केस सामने आए हैं, जबकि अलवर में 12 केस, कोटा में 9, झुंझुनू में 8, दौसा में 5, उदयपुर में 4 और राजसमंद और सवाई माधोपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बता दें कि राज्य से अब कोरोना पॉजिटिव की तादाद राज्य में 20,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि लगभग 20,000 के मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं बात करें कोरोना से हुई मौत के मामलों की, तो अब तक 459 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामस्वरूप, तो कोरोना के मामले 20,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लगातार नए केस आ रहे हैं। अभी क्या रणनीति सरकार की है, किस तरह से इस पूरे संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश सरकार कर रही है? देखिए, सरकार का प्रयास तो यही है कि जितने भी लोग हैं वो सावधानी बरतें और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथों को बार-बार धोएं। इसी तरह के जो जागरूकता का अभियान है वो पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। युद्ध स्तर पर जो है जागरूकता संदेश दिया जा रहा है। सभी तरह के जो NGOs है उन सभी को इससे जोड़ा गया है। स्कूल्स के जो से जुड़े हुए जो पेरेंट्स वगैरह है उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इलाज अभी तक जो है किसी भी कोई वैक्सीन इसकी बन नहीं पाई है, तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि सभी तरह के बाजार, दुकानें, मॉल्स वगैरह, आवागमन के साधन जो वगैरह है जो सब चालू हो चुके हैं, तो ऐसे में अब एकमात्र सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो VC की है, सीधे तौर पर सभी ग्राम पंचायतों के जो प्रतिनिधि उनसे जुड़े हैं, उनसे भी इस तरह की आग्रह किया कि सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 2 दिन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में अचानक केसों में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को 480 मरीज नए मिले हैं और कल रविवार को जो है 600 से ज़्यादा 632 नए केस देखने को मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि केसों का आंकड़ा, यानी कि कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश के सभी नागरिकों को सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीविका और आजीविका दोनों चलाने के लिए दुकान भी खोलने होंगे, बाजार भी खोलने होंगे, काम भी करना होगा। इस तरह की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। बिल्कुल रामस्वरूप, तो सावधानी सबसे बड़ी यहाँ पर जो चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अनलॉक 2 जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर भरतपुर के पूर्व DIG लक्ष्मण गौड़ के लिए पुलिस इंस्पेक्टर से वसूली करने वाला दलाल प्रमोद शर्मा कोरोना संक्रमित पाया गया है। 2 सप्ताह पहले ACB की टीम ने प्रमोद शर्मा को 5 लाख रुपए की वसूली करते हुए गिरफ्तार किया था। दलाल प्रमोद शर्मा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर ACB के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि दलाल प्रमोद शर्मा पिछले 7 दिन से पुलिस की रिमांड पर था, जिससे ACB के कई अधिकारियों ने वसूली प्रकरण में पूछताछ की थी। अब ACB के इन अधिकारियों की भी कोरोना जांच करवाई जाएगी। उधर सवाई माधोपुर के हस्तगंज गांव के अंडरपास में एक वैन डूब गई। दरअसल ड्राइवर ने पानी से भरे अंडरपास में वैन उतार दी थी। ऐन वक्त पर वैन चालक ने कूदकर जान बचाई। हालांकि इस दौरान वैन में कोई सवारी नहीं थी। ग्रामीणों ने अंडरपास को रस्से से खींचकर इस वैन को बाहर निकाला।
उधर राजस्थान के पाली में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं उन्हें पानी की कटौती से हो रही समस्या भी लगातार सता रही है। लगातार हो रही पानी की कटौती से तंग आकर वार्ड नंबर 5 के भटवारा निवासियों ने अजब गजब विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां के लोगों ने मटका फोड़कर अपना विरोध जाहिर किया। दरअसल यहां के निवासी पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार इसकी सूचना उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को भी दी, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। निवासियों ने समस्या का समाधान न होने पर इस विरोध को आंदोलन में बदलने की बात भी कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।